ओके। तो जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, बीच में एनिवर्सरी आ गई मेरी और 2-3 दिन बीच में क्लासेस रुक गई। अब भाई देखिए, परिवार है, फैमिली है, प्राथमिकता वहाँ भी देना ज़रूरी है। क्लास तो होती रहेंगी। चलिए, घर परिवार भी नहीं रहेगा तो क्लास से क्या मतलब है? आदमी इतना अब कमाए, पता चला परिवार ही नहीं। बहुत मेरे साथी हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, हमसे 2 गुना 4 गुना। कितने बच्चे हैं? 1 भी नहीं है। फैमिली है, शादी हुई, छोड़ के चली गई बीवी। तो भाई उनसे सीखा जाता है। क्लियर? चलिए, अब देखिए आप उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड हम लोग आज पढ़ेंगे। अब पोस्ट मुगल पीरियड आप देखोगे कि एकदम कमजोर है, जबकि आप देखोगे जो ग्रेट मुगल का टाइम है, महान मुगल कहा जाता है, जिसमें हम लोग बाबर से लेकर औरंगजेब पढ़ेंगे। एक्चुअली पूरे मुगल काल को ना हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जो मुगल पीरियड है वो 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो एक स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल पीरियड का। उसका समय क्या है? तो उसका समय हम लोग देखते हैं जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई। कब हुई? मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। किसी कोई कंफ्यूजन? 1526 ईस्वी में, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का विनाश हुआ और मुगल काल की शुरुआत होती। और दूसरा जो टाइम पीरियड है जिसको हम कमजोर मुगल भी कहा कहते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानते होंगे। उसके बारे में आप देखोगे कि उनका जो समय है वो औरंगजेब के बाद से शुरू होगा। औरंगजेब की डेथ कब हो जाती है? औरंगजेब मर जाता है, मारा नहीं जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हुई और औरंगजेब की डेथ के साथ ही जो ग्रेट मुगल का समय था वो समाप्त हो जाता है और फिर कमजोर मुगल का समय शुरू हो गया। कमजोर मुगल की अगर हम लोग बात करें तो जो कमजोर मुगल का समय है वो औरंगजेब की डेथ से शुरू हुआ। और सुना होगा आपने 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के साथ ही मुगल काल का जो स्वर्णिम दौर कभी था उसकी समाप्ति हो जाती और फिर अंग्रेज ओवरटेक कर लेते हैं मुगलों पर। ये आप जानते होंगे। हाँ जी, आप सारे लोग लाइव हैं और इसमें से जो जैसे साथी सज्जन हो, जिनको स्टूडेंट हो, जिनको किसी भी पॉइंट पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियरिटी किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी वीडियो लाइव है और वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर हम मुगल काल की बात करें तो आप जानते हैं मुगल काल को, मुगल पीरियड को हिंदी में ही कंटिन्यू करते हैं। मुगल काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक है पहले ग्रेट मुगल, महान मुगल, महान मुगल, इसको हम लोग पूर्व मुगल के नाम से भी जानते हैं, पूर्व। जबकि दूसरा है उत्तर मुगल, उत्तर मुगल, जिसको हम लोग कमजोर मुगल के नाम से जानते हैं, कमजोर। ये आसानी के लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो टोटल हम मुगल काल की बात करें, मुगल पीरियड की बात करें तो इसका जो समय है वो पानीपत की लड़ाई 1526 से लेकर 1857 के विद्रोह तक है, राइट। और पहले का जो समय है वो बाबर से शुरू होगा 1526 ईस्वी से लेकर 1707 तक, औरंगजेब की डेथ तक पहला पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो औरंगजेब की डेथ के साथ ही शुरू होगा और वो मुगल जो जिनकी तूती बोलती थी हिंदुस्तान में, जो सबसे ताकतवर वंश माना जाता है हिंदुस्तान का मध्यकाल में, वो अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, उसका पतन शुरू हो गया, डिके शुरू हो गया। और अंग्रेज, पॉइंट शुड बी नोटेड, वो अंग्रेज जो 1600 ईस्वी में आ चुके थे व्यापारी के रूप में, तो व्यापारी
बनिया बुरा मत मानिएगा, किसी विशेष वर्ग को हम लोग ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। तो जो बनिया व्यापारी क्या होते हैं, बड़े सीधे स्वभाव के होते हैं। आप दो बात उनको बोल भी दीजिए तो बड़े पोलाइटली मुस्कुरा के उसको टाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि बिजनेस करना है उनको ना। ऐसे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो हो गया उनका बिजनेस। तो सेम ऐसे अंग्रेज थे, व्यापारी थे, बनिया के रूप में आए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, अपने आप को मजबूत कर रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा मजबूत हो गए, तो आजकल देखिए तो बनिया व्यापारी भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं, और किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार गिरानी है, पूरी कुंजी उन्हीं के पास होती है सब। तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज बहुत धनाढ़ हो गए, बहुत ताकतवर हो गए, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और दे स्टार्टेड पॉलिटिकल इंटरफेयर। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और अब वो मुगल जो कभी अंग्रेजों को कंट्रोल करते थे, अब अंग्रेजों के द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए। तो वो जो टाइम है उसको हम कमजोर मुगल के नाम से जानते हैं। 1707 से लेकर 1857 के विद्रोह तक, 1857 के विद्रोह तक की जो बात है वो मुगल काल के अंतर्गत रखी जाती है। तो यूं कहें हम लोग कि टोटल जो मुगल पीरियड है वो 1526 से लेकर 1857 के विद्रोह तक है। अब 1857 का विद्रोह एक एक ऐतिहासिक घटना थी भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज जो अपना केंद्र बिंदु है वो है उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड। तो पोस्ट मुगल पीरियड में हम लोग आ जाते हैं। ये देखिए, ये पोस्ट मुगल। तो आपने देखा कि मुगल काल को दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट है प्री मुगल, जिसका समय आपने देखा बाबर से लेकर औरंगजेब तक है। इस बीच में जो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठे, उनके बारे में आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं। 15 वर्षों के लिए सूरवंश का भी शासन रहा, 1540 से 55 तक, लेकिन फिर से उसको मुगलों ने ओवरटेक कर लिया। तो वो जो सूरवंश का शासन है वो भी मुगलों के अंतर्गत ही रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड में याद रखना कि 15 साल के लिए बीच में मुगलों का नहीं बल्कि सूरवंश का शासन रहा। शेरशाह सूरी और उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया लगभग 15 साल, 1540 से 15 से लेकर कहां तक, 55 तक। और फिर आप देखोगे हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया। अकबर के बाद में जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। यहां तक आप सुना होगा, आपने जाना होगा, समझा होगा, डिटेल में हमने क्लास भी ली है, और कहीं कोई आपको डाउट भी नहीं था। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि अब कहीं ना कहीं कमजोर हो गए मुगल, कमजोर उनकी शासन व्यवस्था हो गई, उनके अधिकार कमजोर हो गए, और पूरी तरीके से कठपुतली बना लिए जाते हैं अंग्रेजों के। तो ऐसा रहा क्या, क्या ऐसी घटना हुई जिससे उनका पतन शुरू हो गया, उनका डिके शुरू हो गया? तो देखिए आप, कुछ ना कुछ तो भाई कारण रहे होंगे, रीजन रहे होंगे जिससे उनका पतन हुआ। अब रीजन क्या है, पतन क्या है, उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आप लोग देखोगे कि अकेले एक रीजन जिम्मेदार नहीं है, कोई एक सिंगल रीजन को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था मुगलों के पतन में, बल्कि बहुत सारे कारण सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे मुगलों के पतन में। और उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम लोग औरंगजेब को मानते हैं। तो पूर्ण रूप से औरंगजेब था जिम्मेदार, ऐसा नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से वही था ऐसा भी नहीं है। भावनाएं समझें आप। तो ये जो उत्तर मुगल काल में आप देख पा रहे होंगे, 1 दर्जन मुगल बादशाह, इनमें किसी के बारे में आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो ऐसा सुना होगा कि आपको शर्म आएगी मुगलों के बारे में सुनकर। ऐसे ऐसे मुगल बादशाह आप गद्दी पर बैठेंगे उत्तर मुगल काल में, तो नाम से ही आपको बदनाम दिखेंगे। जैसे
कोई लंपट मूर्ख नाम से गद्दी पर बैठेगा, मतलब लंपट मूर्ख नाम का उसको टाइटल दिया जाएगा, पदवी दी जाएगी। सोचिए आप, लंपट मूर्ख, हाईली फूल। कोई होगा साहिब खबर राजपाट से, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ, ऐसे लोग गद्दी पर बैठेंगे। किसी का नाम रंगीला होगा, मतलब शासन व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं, राजपाट से। और लालबाई नाम की एक वेश्या थी, उसी के चक्कर में बेचारे पड़े रहे और शासन व्यवस्था कमजोर होती गई, अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। कोई बिना मुकुट का बादशाह होगा, मतलब अंग्रेजों ने मुकुट ही रख लिया कि कोई बाहर छीन लेगा। समझ पाए आप? तो इस तरीके से आप देखोगे यहां पर व्यवस्थाएं कि पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुकी हैं। एक मुगल बादशाह था, आपको पता होगा, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। तो उसके बारे में आप जानते होंगे, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। तो देखिए भाई, आप अकबर नाम रखने से महान नहीं हो जाओगे, बहुत काबिल नहीं बन जाओगे, बल्कि काबिल या महान बनने के लिए महान लोगों की तरह करना पड़ता है। नहीं तो सब लोग ऐसे, पता चले एपीजे अब्दुल कलाम, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी की फोटो लगा लेंगे कि हम अपने फील्ड के एकदम एक्सपर्ट हो गए। फोटो से आपको पता है कि लक्षण आप में आ सकते हैं, आप उसको आदर्श मान सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि आप उस फोटो में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके सारे गुण आप में आ जाएंगे। इसके लिए बहुत तपस्या, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, बहुत जुनून होना चाहिए। तो यहाँ पर वो संघर्ष, जुनून, साहस किसी बादशाह में दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए ये पूरी तरीके से कमजोर मुगल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये लोग भी जिम्मेदार नहीं थे। बहुत बड़ा रोल था औरंगजेब का। हाउ औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ मुगल एम्पायर। मुगलों के जो पतन हुआ, मुगलों का जो विनाश हुआ, उसमें बड़ी बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, औरंगजेब को माना जाता है। हाउ ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिके ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब कैसे मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार था। अब मान लो आपको 600 वर्ड में लिखना है, 600 वर्ड में, तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए पूरा आंसर राइटिंग आपको आती हो, आपको कहीं ना कहीं बड़ा ज्ञान होगा, जब ही लिख पाओगे आप। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो रट लोगे आप, लेकिन अब बड़ा, अब बताइए आप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ ही हर्ट मराठाज, कैसे उसने मराठों को हर्ट किया। हाउ ही हर्ट सिख कम्युनिटी, हाउ ही हर्ट हिंदू कम्युनिटी। तो किस प्रकार से उसने हिंदुओं को, मराठों को, सिखों को टारगेट बनाया और उनके धर्म से उसने खिलवाड़ किया, के धर्म को टारगेट किया। आप देखोगे कि पतन का कारण बना। आज भी सोचिए, इस सेंचुरी में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के धर्म से संबंधित आप विवाद करिए, आप टीका टिप्पणी करिए, तो आप देखोगे कि लगभग लगभग 100% लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ। तो आज भी धर्म लोगों के ऊपर हावी है, और पहले भी हावी था, बहुत ज्यादा पहले तो हावी था। तो धर्म को इसने टारगेट बनाया, तो जो लोग टारगेट बने उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। एकजुट हो गए लोग, हुआ बदुआ भी लगी और काम खत्म। औरंगजेब ने अपने परिवार से भी गद्दारी करी, अपने परिवार के पतन में भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार था। अब कैसे, परिवार से क्या इसका द्वेष विद्वेष था? भाई हमने तो कहीं ना कहीं हर एक वंश में भी पढ़ा है, हमने तो अशोक के बारे में मौर्य पीरियड में भी पढ़ा है कि इन्होंने अपने भाई को मारा, अपने बाप को मारा। हर एक वंश में अशोक ने अपने भाई को मारा। तो भाई ये तो इतिहास में चलता आया है, गद्दी के लिए लोग अपने बाप को मार दिए, अपने भाई को मार दिए, पड़ोसी राज को मार दिए। ये चलता आया है, अपने राजा को मार दिए, सुल्तान को मार दिए। तो अब ऐसे ही करने लगा कौन? औरंगजेब भी। औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने बीमार पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और अपने सबसे बढ़िया भाई तारा सिको को हाथियों से कुचलवा दिया। अब बताओ आप,
हाथियों से कुचलवा कर कहा जाता है कि लाल किले पर, आगरे के लाल किले पर इसने टांग दिया था उल्टा। अब उसके जो परिवार के लोग थे बोले ये क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा भाई है, ऐसे मत करो, बड़े भाई का भी कुछ मतलब फीलिंग्स होती है, समझिए उसको। बोला नहीं नहीं, ये मेरा दुश्मन है, कोई भाई वाई नहीं। कहे नहीं, बड़ा भाई था आपका, बहुत सीधा साधा आदमी था, कम से कम ऐसे उसको मत बर्ताव करिए। उसके मरने के बाद जीते जी तो आपने उसका कुछ नहीं रिस्पेक्ट किया, अब तो कम से कम उसको दफनाने दीजिए। बहुत लोगों ने, काजी मुल्ला मौलवी वगैरह ने समझाया, तब जाके ये माना, नहीं तो कौआ खा जाते ऐसे जिन मतलब एक एक मांस बूट। ऐसा था औरंगजेब। अपने पिता को उसने जेल में डाल दिया। अब आप देखोगे ग्रेट मुगल के टाइम में कि किसी बादशाह ने ऐसा नहीं किया। इवन हुमायूं के बारे में आप पढ़ेंगे, हुमायूं के जो भाई थे, अस्करी हिंदाल, कामरान, ये सब बहुत एक से एक बदमाश भाई थे। कहा जाता है कि हुमायूं के पतन में इन भाइयों का भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन उसने भी अपने भाइयों से कोई इस तरीके से बहुत ज्यादा ट्रीट नहीं किया, और अपने पिता बाबर से किए गए वादों को पूरे जीवन उसने पूरा किया। अपनी जमीन जायदाद, घर बार, रुपया पैसा धन दौलत सब बराबर 4 हिस्सों में बांट देता है। और साहब एक ये थे जिन्होंने अपने भाई को हाथियों से कुचलवा दिया, उल्टा टांग दिया मारकर। अपने बीमार पिता को, शाहजहां को मतलब किले में बंद कर दिया, आगरे के किले में ही बंद कर दिया जाता है। तो इसने अब क्या किया, अपने परिवार से भी तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मोल लिया। अब इसके परिवार में ही दो धड़ बन गया, दो पार्ट बन गया। एक औरंगजेब के सपोर्ट में है, एक औरंगजेब के विरोध में है। समझ पाए आप? तो ये भी एक बड़ा रीजन था मराठों को हर्ट करना। मराठों से तो पूरे जीवन संघर्ष होता रहा। कहीं ना कहीं औरंगजेब का की जो दक्षिण नीति थी, जो दक्षिण में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, इससे भी मुगल कमजोर हुए। दक्कन में ही ये कई वर्षों तक उलझा रहा, मराठों से उलझा रहा। और शिवाजी का भी बड़ा रोल था, मराठों का भी बड़ा रोल था मुगलों के पतन में। तो ये नहीं समझ पाया औरंगजेब। 1689 में, 1689 में, 1680 में मर जाते हैं, 1680 में शिवाजी। उनके बाद संभाजी राजा बनता है मराठों का। संभाजी को युद्ध में पराजित किया और उनके सैकड़ों टुकड़े करवा दिया औरंगजेब ने, और मांस को दिल्ली के कुत्तों में बांट दिया। अब बताइए आप, युद्ध में तो भाई हार जीत होती है, मारपीट होती है, कोई जिंदा बचेगा कोई शहीद होगा, ये तो एक सिलसिला है जो इतिहास में चलता रहा है। लेकिन आप सामने वाले को एकदम कुत्ता बिल्ली समझ लो, आलू गाजर समझ लो, ये भी गलत है ना। तो सैकड़ों टुकड़े करवा के दिल्ली के कुत्तों में बंटवा दिया। मराठे नाराज, कसम खा लिया मराठों ने कि मेरा मकसद ही मुगलों का पतन है, मेरा मकसद ही मुगलों का पतन है। ये किसने कसम खा लिया? मराठों ने, इस घटना के बाद। और छोटा नाबालिग लड़का था, छोटा सा साहू जी, साहू जी को जेल में डाल दिया। बाद में आप देखोगे साहू जी को जेल से रिहा किया जाएगा। उत्तर मुगल काल का बादशाह होगा बहादुर शाह प्रथम, तो मुअज्जम के नाम से जाना जाएगा। और इसने साहू जी को जेल से इसलिए रिहा किया ताकि जो मराठों की लीडर बन गई थी ताराबाई, अपने शिवाजी द्वितीय नाम के पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया था और खुद राजपाट कर रही थी। उनका हस्बैंड राजा राम मारा गया था, उनकी विधवा थी ताराबाई। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने सोचा कि अगर हम साहू जी को रिहा कर दें कि दो पार्ट में बंट जाएंगे मराठे, एक साहू जी को अपना लीडर मानने वाले, एक ताराबाई को अपना लीडर मानने वाले। हुआ वही जो मंजूर खुदा होगा, और दोनों में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ खेड़, खेड़ का युद्ध। और फिर कोल्हापुर और सतारा, ताराबाई और
साहू जी में बट गया, मतलब दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो कहीं ना कहीं मराठे का ताकतवर होना, मुगलों का कमजोर होना, ये एकदम सिद्ध। भाई एक है आपस में समझौता कर लिया, बातचीत कर लिया, एक है अभी भी रंजिश बनाए हुआ है। समझ पाए आप? तो ये औरंगजेब बहुत ज्यादा कट्टर था धर्म को लेकर। अब बताइए कि कोई अफगानिस्तान तो है नहीं कि आप तालिबानी शासन लगाओगे। भाई हिंदुस्तान में आज नहीं वर्षों से बहुसंख्यक मेजोरिटी थे हिंदू। अब हिंदुओं को आपने टारगेट बना लिया, आप मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे जो धर्म वाले हैं उनको गाजर मूली समझ रहे हो आप। जो इस्लाम कबूल कर रहा है जिंदा रखो, इस्लाम नहीं कबूल कर रहा है सर कलम कर दो। अब बताओ आप, ऐसा राजा करेगा? ऐसा राजा नहीं करता ना। लेकिन राजा ऐसे कर रहा है, केवल इस्लाम को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर है, दूसरे धर्म को लेकर उसकी जो पॉलिसीज क्या है बहुत ज्यादा गलत है। जनमानस में क्या हो गया, रोष उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया औरंगजेब के लिए। बद कहते ना यार, कम से कम दुआ ना ले पाइए तो बदुआ तो मत लीजिए, लेकिन ये बदुआ लेने लगा। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को मात्र इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे। 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इसलिए मारा गया कि वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे। अब बताओ आप, वो भी गुरु हैं। अभी देखा होगा बीच में कई दिनों से एक डिस्प्यूट चल रहा है ना, बागेश्वर धाम वाला मामला, श्याम मानव वाला मामला। वो जैसे जो है वो धार्मिक मामला है, हम लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व होने हैं और ना वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ना हमारी सरकार इन्वॉल्व हो रही है। भाई जो जैसे मामला होगा वो अपना कोर्ट कचहरी आएगा, वो देखा जाएगा अपना वहां। लेकिन अब धार्मिक मसले में इन्वॉल्व हो रहा है कौन? सरकार, औरंगजेब। सरकलम करवा दिया गया, सिख भी नाराज। भाई सिख तो पहले से ही नाराज थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने भी मौत की सजा दी थी। हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई गुरु अर्जुन देव का, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि वो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू बना लिया गया था। खुसरो ने विद्रोह किया था अपने फादर जहांगीर या सलीम के खिलाफ। अब खुसरो ने आशीर्वाद ले लिया था अर्जुन देव से, अर्जुन अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दे दी थी। ये खुसरो को शरण देने के कारण, आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने गुस्से में किसको मरवा दिया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। गलत था भाई एकदम मरवाना, क्योंकि सिखों के गुरु एक्टेड, गुरु का काम ही होना आशीर्वाद दुआएं देना, ब्लेसिंग्स देना, चाहे किसी भी कौम किसी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना आए। लेकिन यहाँ पर एकदम गलत किया औरंगजेब ने, गुरु तेग बहादुर को सामना कबूल करने के कारण मानने पर नाराज। हाउ ही हर्ट हिंदूज, हिंदू कैसे नाराज हो गए? जजिया बंद की थी ना अकबर ने, इसने जजिया शुरू कर दिया 1679 में, 79 में। आप सोचिए एक मैटर है, मैं उसका बंद होना चाहिए कि चलना चाहिए मैं नहीं बोलूंगा, पॉइंट शुड बी नोटेड, बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। और टीचर शिक्षक को बच के भी रहना चाहिए हमेशा। जो समाज में संवेदनशील मुद्दे चल रहे हो, सेंसिटिव मुद्दे, इसको कोर्ट कचहरी भी नहीं क्लियर कर पाया है, हम लोग कौन से मतलब कोर्ट कचहरी हो गए कि हम लोग जजमेंट करेंगे? कोर्ट कचहरी में एक्सपर्ट लोग हैं न्याय से संबंधित, को पूरा मतलब जजमेंट सुनते हैं, तारीखें होती हैं, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, फिर एक दिन डिसीजन आता है। आरक्षण रिजर्वेशन, अब जैसे रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है, अब रिजर्वेशन खत्म कर दे सरकार तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। जिनको नहीं मिल रहा है वो रो रहे हैं कि नहीं आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो। तो मैटर अलग है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए आरक्षण, वो अलग कभी हम लोग पढ़ेंगे। समझ पाए आप यहां पर? तो भाई जिनको आरक्षण मिल रहा था वो लोग विरोध करेंगे नहीं करेंगे? तो जिनको जजिया कर से छूट थी, अब जजिया कर आपने लागू कर दिया, अब आपने तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया, तो कौन विरोध करेगा? जिनको पहले से मुरव्वत थी, वो जनमानस हो गया।
अब अभी होली आने वाली है, होली कब है? 8 मार्च को होली है। अब होली आपको पता है, लोग डीजे लेकर, लोग बाल्टी और मग में, बोतल में और पिचकारी में रंग भर भर के लोग लोगों के घरों में जाते हैं, सड़क जाम कर लेते हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो बहुत अलग टाइप की होली होती है। पता चला सब रंग वगैरह लेकर आ जाते हैं, सड़क पे ही आ जाते हैं, और जो दिखा सड़क पे, अगर खुदा न खास्ता कोई लड़की दिख गई, महिला दिख गई, तो भाई साहब उसका तो बच के जाना एकदम इम्पॉसिबल है। वही लोग पूरे गांव के, मतलब कई लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, बता रहा हूँ 60-60 साल की लोग। अब बताओ आप, ये गलत है ना? किसी के नाम पे, रंग के नाम पर त्योहार का आप मतलब मिसयूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कर। समझ पाए आप? तो पब्लिकली होली आज मनाई जा रही है, सोचिए आप, इतने हजारों की वर्षों की बात बताई जा रही, कब से होली बताइए कि लगभग 400 साल, 350 साल हम लोग आगे आ गए हैं औरंगजेब से। अब औरंगजेब ने क्या कर लिया? होली बंद करवा दिया। बोला हो नहीं, सार्वजनिक त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं मनाए जाएंगे? हम तो सड़क पे ही मनाने वाले आदमी है ना। हम तो दूसरे के घर में जब तक जाके रंग ना लगाएं, जब तक होली पूरी ही नहीं मानी जाती। हमारे यही कहावत है यूपी बिहार में कि जब तक भाभी को रंग न लगाया जाए, होली कंप्लीट ही नहीं मानी जाती। या किसी की भाभी है, भाई हम सब औरतों का रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि लोगों के यहाँ, मतलब अगर कोई किसी की भाभी बच गई होली के दिन, उनको रंग नहीं लगा, तो देवरों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और नहीं समझे आप? तो अब सोचिए आप, हमारे यहाँ रिवाज है कि भाभी को उस दिन होली लगानी लगाई जानी। अपनी भाभी तो लगाएंगे, जितनी पड़ोस में भाभी होंगी उनको भी लगाई जाती होली, मतलब में रंग लगाया जाता है। अब सोचिए, तो ऐसे भाभीियों के लिए तो सही नियम बन गया, लेकिन देवरों के लिए गलत नियम बनाया। जितने देवर थे सब नाराज, औरंगजेब। समझ पाए आप? तो सार्वजनिक त्योहारों पर किसने बैन लगा दिया? औरंगजेब ने। और हमारा जनमानस नाराज हो गया। औरंगजेब, भाई औरंगजेब से भी पहले कई सारे मुस्लिम सुल्तान हुए। दिल्ली सल्तनत में राजाओं को सुल्तान कहा जाता था, और मुगल काल में बादशाह कहा जाता था। तो कई मुगल बादशाह हुए, कई दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए। तो बहुत बढ़िया बढ़िया शासन किए। धर्म के नाम पर उन्होंने कोई रक्तपात नहीं किया, हिंदू मुस्लिम सबको भाई बंधु अपना माना। इवन औरंगजेब के समय भी जो हिंदू मनसबदार थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी धर्म को लेकर औरंगजेब बहुत ज्यादा क्या था? कट्टर था। नाम को ले अपने दरबार में ऐसे ऐसे नियम लगाए जो कहीं ना कहीं की कट्टरता को साबित करते हैं कि कितना वो धार्मिक था, कितना वो रिलीजियस था, कितना वो फेनेटिक कट्टर था धर्म को। समझ पाए आप? तो ये सब कारण थे सामूहिक रूप से कि मराठों को हल्ट किया, सिखों को हल्ट किया, हिंदुओं को हल्ट किया, अपने घर परिवार वालों को हल्ट किया, दक्षिण में जाके इन्वॉल्व रहा। इधर मराठे ताकतवर हुए, इधर और औरंगजेब का ज्यादा इन्वॉल्व होना साउथ में, दक्कन में ज्यादा इन्वॉल्व होना, तो फायदा दे गया अंग्रेजों को, और यहाँ पर अंग्रेज अपने आप को ताकतवर करते चले गए। अब ये भी भाई बड़ा कारण था। अब जैसे मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, मैं संविधान पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मेरा अपना मानना है। अब मेरा बच्चा हो, मेरी बच्ची हो, वो मेरी तरह इतिहास, संविधान, जीएस ना पढ़ा पाए, तो बताइए मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष है? नहीं दोष है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। पूर्ण रूप से आप औरंगजेब को ही दोषी ठहरा दो तो भाई ये गलत बात है। उसके जो उत्तराधिकारी हुए, मैंने उनके बारे में बता दिया। लंपट मूर साहेब बेखबर, रंगीला बिना मुकुट का बादशाह, कायर बादशाह, ये सब टाइटल हैं यहाँ के बादशाहों के बारे में। तो आप ना उनके टाइटल से उनकी औकात समझ पा रहे होंगे, और उनकी औकात एकदम जीरो कर दी किसने? अंग्रेजों ने। ये भी बड़ा कारण था कि प्रिसीडर जो हुए, इनके जो पूर्ववर्ती हुए उत्तर मुगल काल के, वो सब एक से एक ताकतवर बादशाह थे। उनके मतलब नाम से तूती बोलती थी। एक ऐसा समय आया कि अंग्रेजों ने चहर दीवारी करनी शुरू कर दी, बाउंड्री शुरू कर दी,
जहांगीर को पता चला, गुस्से में आ गया, अपने बेटे खुर्रम को बुलाया, शाहजहां को बोला जाके पूरी चहर दीवारी गिरा दो। हिम्मत कैसे हुई अंग्रेजों की, बिना हमसे पूछे बाउंड्री कर रहे हैं। गया औरंगजेब सेना के साथ में पूरी बाउंड्री गिरा दी। जैसे नहीं देखते आप गांव वगैरह में, कभी कभी देखिए आप, तो बाउंड्री वगैरह को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। पता चला चाचा ताऊ हैं, वो बाउंड्री बना रहे हैं, और हमें पता चला, हम गए और गुस्से में आके हमने पूरी बाउंड्री गिरा दी। ऐसा होता है ना? तो ऐसा ही मतलब ये दिखाता है कि भाई कोई बाउंड्री बना रहा है और आप बाउंड्री उसकी गिरा देते हैं, तो मतलब आप ताकतवर हैं, पावरफुल है वहां पर, तभी तो आपने बाउंड्री गिरा दी। तो ताकतवर थे मुगल, लेकिन अब बाउंड्री क्या, खुद को गिराया जा रहा है, खुद बेचारे गिर रहे हैं। आप देखोगे बक्सर के युद्ध के बाद में समझौता करना पड़ा, इलाहाबाद की संधि हुई 1665 में, जो दिखाती है वन साइडेड संधि थी, पूरी तरीके से मुगल कमजोर हो गए। प्लासी का युद्ध निर्णायक भी माना जाता है, ऐसा नहीं है, जो 1757 में हुआ। तो चूंकि अभी तक हाथ की कठपुतली बन चुके थे, पूरी तरीके से मॉनिटर किए जा रहे थे ये मुगल बादशाह अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन एक उसी बीच में आया नवाब बंगाल का सिराजुद्दौला, उसने को गुस्सा लगा, भाई अब चुंगी देना बंद कर दिए थे अंग्रेज, बस हो गई घटना, ब्लैक होल की घटना। और 10/14 के कंजेस्टेड कमरे में बंद कर दिया उसने 40 अंग्रेजों को। 123 जिंदा बचे, 123 मारे गए, 23 जिंदा बचे। ऐतिहासिक घटना। मुगल बादशाह नतमस्तक है अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज गवर्नर के सामने, और एक छोटी सी रियासत बंगाल का नवाब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। ये अंग्रेजों को नागवार गुजरा, और अंग्रेजों ने फिर वो किया को करना चाहिए था। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और फिर लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी, ऐतिहासिक युद्ध। मुगल बादशाहों को चाहिए था कि मदद करते, मदद नहीं करते। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का अपना सेनापति मीर जाफर गद्दारी कर जाता है, अंग्रेजों से जा मिला, पराजित हुआ, मारा गया सिराज। तो हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे गद्दार भी रहे जो अपने वतन से, अपने देश से, अपने परिवार से गद्दारी करते हैं, और अंजाम हमें भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि इतने वर्षों तक भारत गुलाम रहा, विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, भारत पर राज किया, तो पूरी तरीके से हम ही उसके दोषी हैं, हम ही कमजोर थे। ऐसा नहीं है कि लोहे के बने हुए थे, हम भी वीर बहादुर थे, लेकिन हमारे यहाँ गद्दारी बहुत ज्यादा हो जाती थी, लालची बहुत होते थे, भ्रष्टाचार चरम पर था हमारे यहाँ। चंद पैसों के लिए, कुर्सी के लिए लोग अपने भाई बंधु परिवार देश राज्य से गद्दारी करते। साल एक कारण रहा गुलामी का। तो समझ पाए आप? अब एक एक दो दो पॉइंट इन मुगल बादशाहों से बनते हैं। जैसे बहादुर शाह फर्स्ट, प्रथम मुगल बादशाह है, कहां पर, उत्तर मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह है। इसने साहू जी को रिहा किया था, इसने बहादुर शाह ने। शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख, जहांदार शाह, फरुख सियर, कायर बादशाह। तो सैयद ब्रदर्स थे, उन्होंने इनको पूरी तरीके से क्या बना लिया था, हाथों की कठपुतली बना लिया सैयद ब्रदर्स ने। तो सैयद ब्रदर्स को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इनको किस नाम से जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है सैयद ब्रदर्स को। बहुत बढ़िया भाई, सभी साथियों को नमस्कार। तरीके से आशा करता हूं कि आप उत्साहवर्धन करेंगे, और एक आपका भाई, एक आपका दोस्त, एक आपका शिक्षक आपके बीच में है, और अब लगातार लाइव आने का जिसने निर्णय लिया है, और लाइव अब आते रहेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इतिहास, पूरा संविधान, पूरा जीएस आपको पढ़ाया जाएगा।
राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दो, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला। मोहम्मद शाह है इंपॉर्टेंट। मोहम्मद शाह के समय 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, करनाल का युद्ध हुआ और मुगल सेना पराजित हुई। और जो तख्ते ताउस था, जो पीकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, तो उसकी पूरी ऊपरी परत नादिर शाह अपने देश ईरान लेते गया। हीरे जवाहरात सोना चांदी पूरा ले गया, ऊपरी परत जो। ऐसे नहीं भारत गरीब हुआ, भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इंडिया वाज फेमस एज अ गोल्डन। लेकिन इन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को इतना लूटा ना, कंगाल बना दिया। सही सही कसर अंग्रेजों ने कर ली। जब हम आजाद हुए ना, तो हम सोने की चिड़िया में केवल चिड़िया बचेगी, इन वर्ल्ड में केवल पूरा जो गोल्ड था, सोना था, वो हिंदुस्तान से बाहर शिफ्ट हो। अब धीरे धीरे हमारी सरकारें मेहनत कर रही, हम और हम लोग भारत को बनाएंगे, बनाएंगे। कब बनेंगे ये अब देखिए कब होता है भाई। मोहम्मद साहब के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था, है ना। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ये अंतिम मुगल बादशाह था जो तख्ते ताउस पर बैठता है। शाहजहां ने बनाया और इस समय नादिर शाह ने उखाड़ ले गया, आप कौन बने, राइट। फिर अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, कोई खास प्रश्न नहीं बनता। शाह आलम द्वितीय, इनके समय में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें लीड करता है, नेतृत्व करता है। का साथ दिया था बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम ने और अवध के पूर्व नवाब सुजाउद्दौला। ध्यान देना, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन सिराजुद्दौला एंड सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड सिराजुद्दौला वाज लीडर इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध जो होता है उसमें कौन शामिल होता है, सिराजुद्दौला, जबकि सुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में था शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम के साथ। तो भारत की जो संयुक्त सेना थी वो पराजित हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, जबकि प्लासी की लड़ाई को किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो अब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई 1665 में और फिर इनका मुकुट ही रख लिया गया, बिना मुकुट का बादशाह कहा जाता है। अकबर द्वितीय, इन्होंने कोई काम नहीं किया, एक काम किया, राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी। ठीक है, बस यही इनका काम था। इनका कहा जाता है राज दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट कर रह गया। मतलब वो राज जो पूरे भारत और दूसरे देशों तक भी उसका विस्तार था, आज वो सिमट कर लाल किले तक ही रहे। मतलब मुगल पूरी कमजोर हो गए थे। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 57 तक शासन करता है। और इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह का नेता बनाया गया। बूढ़ा आदमी था, 60-65 साल का आदमी क्या युद्ध करेगा। और फिर जब अंग्रेज इसको खोज रहे होते हैं, जाके छिप जाता है। क्या क्या प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां से गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है ना, हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर को। और तो सजा हो गई काली पानी की सजा, रंगून म्यांमार बर्मा भेज दिया गया। और अपने अंतिम दिनों में बहादुर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने कई सारे पैगाम भेजे, संदेश भेजे अंग्रेजों को, गवर्नर को, वायसराय को, कि आप हमें हमारे अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में हिंदुस्तान शिफ्ट करिए। हम अपने वतन में मरना चाहते हैं, अपनी वतन में हम दफनाए जाएं, ये हमारी ख्वाहिश है। कि अंग्रेज गवर्नर ने, वायसराय ने तवज्जो नहीं। और बहादुर शाह जो ये था वो जफर के नाम से शायरी करता था। और मरने से पहले का एक शेर है जो बड़ा फेमस है, जफर कितना बदनसीब है, उस जब गज जमीन भी ना मिली अपने कुएं यार में। मतलब पाकिस्तान में दफन होना था, लोगों ने अभी पूरी मर जाता है, पर का मकबरा है, आत्मा को शांति। और इस तरीके से अब मुगलों का शासन समाप्त हो जाता है। 1858
अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत में क्राउन गवर्नमेंट शासन करना शुरू। ऐसा नहीं कि हम लोग विद्रोह के बाद मतलब आजाद हो गए। अभी तक हम लोग कंपनी के अंडर में थे, अब हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन के अभी भी अंग्रेजों का शासन था, अभी भी मतलब बाद भी होगा। और ये इससे आज़ादी 90 साल बाद 1857 में नहीं प्राप्त हुई आज़ादी, 40 में, राइट। और अंग्रेजों ने जाते जाते अपनी औकात दिखा दी। गाइड एंड रूल बांटो शासन का पॉलिसी। और हमें अब हम सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम भारत को दोबारा ना बंटने। एक बार बंट चुका है भारत, एक बार टूट चुका है। अब भारत को हम राइट। बहुत सारे लोग होते हैं, धर्म जाति क्षेत्र बात करते हैं। भारत ना, आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। आप तो भारत को कमजोर नहीं बल्कि, राइट। तो हर एक व्यक्ति को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। भारत के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। भारत इतिहास को लेकर छेड़छाड़ हुआ है, वो कम से कम वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसका बीड़ा मैंने उठाया है। और इसीलिए पूरा इतिहास ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा ताकि लोग इतिहास की समझ हो। भारत सभी लोगों को वास्तविक इतिहास पता चले, कहाँ पे किसने छेड़छाड़ किया तो पता होना चाहिए। किन राजाओं को बहुत प्राथमिकता दी गई जबकि वो डिजर्व नहीं करते थे। जैसे भी राजा महाराजा भारत में हुए, बहुत डिजर्व करते थे, महान थे अपने समय काल में, वो तो ही नहीं किया गया। लेकिन हम अपनी इस क्लास में राजाओं को पे भी चर्चा करेंगे का इतिहास में बड़ा रोल था, बेचारे इतिहास में बड़े नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए सेशन के साथ में। छोटा सा टॉपिक था, पोस्ट, बहुत खास प्रश्न नहीं बनते हैं। और जय हिंद साथियों।